हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करें सी प्लस प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। अब डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हमने सी में भी पढ़ा था और बहुत क्लियरली समझा था स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में रिकॉल कर रहा हूँ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब मेमोरी एरिया डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अब जो 4 बाइट 6 बाइट आपने कंपाइल टाइम पे डिसाइड की है, उस मेमोरी को हम रन टाइम पर मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। ना मेमोरी रिड्यूस होती है, ना मेमोरी एक्सपांड होती है। ये लिमिटेशन होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ? रन टाइम पर हम डिसाइड कर पाते हैं कितना मेमोरी एरिया रिक्वायर्ड है डिमांड में, और रन टाइम पर ही पर्पस सॉल्व होने के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। तो डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, पर्पस सॉल्व होने के बाद उस मेमोरी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट में। दोस्तों, सी लैंग्वेज में हमने डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा था। मेलॉक, केलॉक, रीअलॉक, फ्री नाम के फंक्शन से। सी प्लस प्लस में इसके लिए फंक्शन यूज़ नहीं होते हैं। सी प्लस प्लस दो स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज़ करती है। एक हमने लिखा न्यू ऑपरेटर और सेकंड डिलीट ऑपरेटर। मतलब जो मेलॉक केलॉक से जो काम होता था वो हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करेंगे, और जब मेमोरी डिस्ट्रॉय करने की बात आएगी तो फ्री फंक्शन वाला काम किससे कराएंगे? डिलीट ऑपरेटर से। तो न्यू डिलीट फंक्शन नहीं है, न्यू डिलीट ऑपरेटर है। ये बात क्लियर होना जरूरी है कि सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ दो तरीके से होगा। एक न्यू मतलब क्रिएट करने के लिए, और डिलीट मतलब मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट क्यों है कि मेलॉक केलॉक या मेलॉक फ्री जो हमने पढ़ा था उसके कंपैरिजन में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। न्यू डिलीट कंपेरेटिव स्मार्ट है। आपको याद होगा मेलॉक जब हमने इम्प्लीमेंट किया था तो उसको डेटा टाइप की साइज़ आपको बताना पड़ती थी। साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, साइज ऑफ फ्लोट, ऐसा लिखना पड़ता था हमको। और फ्री फंक्शन को फिर एक पॉइंटर पास करते थे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, जब सी प्लस प्लस की बात करते हैं हम, तो न्यू ऑपरेटर कंपेरेटिव काफ़ी स्मार्ट है। वहाँ पर मेमोरी बताना पड़ती थी कि आप साइज़ निकालो, फिर आपको टाइप कास्ट करना पड़ता था, टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो सी प्लस प्लस का न्यू ऑपरेटर कंपेरेटिव स्मार्ट है, बहुत इजी आसान सिंटेक्स है। और वो जो डिफ़िकल्टी सी में थी डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की, वो सी प्लस प्लस ने पूरी रिजॉल्व कर दी। बहुत आसानी से हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर पाएंगे, बहुत इजी गोइंग अप्रोच में। तो यही हमें फ़ायदा दिखेगा कि ना तो मुझे साइज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगी डेटा टाइप की, और दूसरा मुझे टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा। न्यू ऑपरेटर जो मेमोरी रिटर्न करेगा आपको, चूँकि वो डेटा को आइडेंटिफाई कर चुका है, इंट, फ्लोट, कैर, कोई क्लास, कोई स्ट्रक्चर हो, अगर हम उसकी मेमोरी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कितनी बाइट का आपका वेरिएबल है, तो फिर वो पॉइंटर भी स्पेसिफिक टाइप का ही रिटर्न करेगा। इन दैट केस देयर विल बी नो नीड ऑफ टाइप कास्टिंग। तो ये फ़ायदे होंगे न्यू ऑपरेटर के। देखते हैं सिंटेक्स, बहुत आसान अप्रोच है। सी प्लस प्लस में ये काफ़ी एडवांटेज देगा आपको इजी गोइंग मैनेजमेंट के लिए, इजी गोइंग डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो सिंटेक्स देखते हैं दोस्तों। न्यू ऑपरेटर को पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब अगर न्यू ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहला काम होता है डेटा टाइप और एक पॉइंटर वेरिएबल। हमने पढ़ा है कि जब भी डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट होगा तो इसके लिए पॉइंटर हमें यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल टाइप का वेरिएबल। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तो नॉर्मल इंटीजर फ्लोट स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब मैं डायनामिक मेमोरी की बात करता हूँ तो डायनामिकली जब रन टाइम पर मेमोरी एरिया क्रिएट होगा तो वो आपको एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और एड्रेस को ऑर्डिनरी वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता है, हमेशा हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एक पॉइंटर को डिक्लेयर करो, और जब भी न्यू कोई मेमोरी क्रिएट करके देगा तो एक पॉइंटर वेरिएबल उस एड्रेस को सीधे स्टोर करेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है
डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट हमेशा हीप में क्रिएट होता है, जबकि जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो हमने पढ़ा है, समझा है कि उसके लिए स्टैक डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जबकि डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट की बात आप करोगे तो हमेशा उसके लिए मेमोरी कहाँ पर रिजर्व होती है, हीप में। तो सारे डायनामिक वेरिएबल्स हीप में मेमोरी एरिया क्रिएट करते हैं, स्टैक में मेमोरी अलोकेट नहीं करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। और इसका सेकेंड स्टेप हो जाएगी पीटीआर इक्वल टू न्यू, और फिर आ जाएगा यहाँ पर डेटा टाइप। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर को मेमोरी अलोकेट करने के लिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल सिंटेक्स है, पॉइंटर डिक्लेयर किया और पीटीआर असाइंस न्यू और डेटा टाइप। अब अगर मुझे 2 बाइट का 4 बाइट का कोई इंटीजर क्रिएट करना हो, अगर जीसीसी की बात करेंगे तो 4 बाइट की बात कर रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इंट स्टार पीटीआर। तो इससे क्या हो गया, एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया यहाँ पर, इसका खुद का कुछ एड्रेस है 1000, और हमने कहा पीटीआर असाइंस न्यू और इंट। कितना आसान हो गया देखो। मेलॉक को याद करो आप, मेलॉक के ब्रैकेट में आपको भेजना पड़ता है साइज ऑफ इंट, फिर जो एड्रेस रिटर्न करता है उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, पॉइंटर से मैप करना पड़ता है हमको। ये दोनों चिंता खत्म हो गई, ना तो साइज देना है आपको इंटीजर की और ना टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत आसान सिंटेक्स हो गया है हमारे लिए। क्लियर? क्या हो गया, पीटीआर असाइंस न्यू इंट। जैसे न्यू इंट लिखा तो एक 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो गई यहाँ पर, और ये एड्रेस हमने किसको असाइन कर दिया, पीटीआर को। दिस पीटीआर विल पॉइंट टू दिस लोकेशन विच इज डायनामिकली क्रिएटेड। 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो गई, यहाँ डेटा असाइन हो गया। अब अगर मुझे यहाँ डेटा रखना हो तो आप जानते ही हो तरीका, तो स्टार पीटीआर असाइंस 22। तो ये 22 मेमोरी वैल्यू है 2000, 2000 पर वैल्यू कितनी हो जाए 22। तो ये पॉइंटर उस लोकेशन पे डेटा को स्टोर कर देगा। समझ में आ रहा है केस? तो एक डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करी, उसका एड्रेस एक पीटीआर को दिया पॉइंटर को, क्योंकि पॉइंटर कंपलसरी है किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। यही तरीका देखेंगे हम। इसको एक साथ भी लिख सकते थे 2 लाइन को। फ्लोट का एग्जांपल लेके लिख देता हूं मैं, फ्लोट स्टार पीटीआर असाइंस न्यू फ्लोट। इससे क्या हो गया, फ्लोट नाम का एक वेरिएबल पीटीआर क्रिएट हुआ। क्लियर? फ्लोट स्टार पीटीआर। और यहां अगर कोई वैल्यू देना है आपको कि स्टार पीटीआर असाइंस 22.7, तो 22.7 हमने एक वैल्यू इस मेमोरी में स्टोर कर दी। मैंने इसी एड्रेस का यूज़ किया है समझाने के लिए। सिंटेक्स इंटीजर के लिए हो, फ्लोट के लिए हो, मैं अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करूं फिर न्यू यूज़ करूं, यहाँ पर एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है सिंटेक्स क्या यूज़ होगा, कैसे होगा? तो ये तरीका है। कैरेक्टर की नीड है, न्यू कैर, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। लॉन्ग के लिए मेमोरी क्रिएट करना है तो जो टाइप हम लोग यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं न्यू के साथ में। तो बहुत आसान सिंटेक्स है, सिंपल सिंटेक्स है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी एक साथ कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता था, इंट स्टार पीटीआर असाइंस न्यू इंट 22। तो ये अगर मैं सिंपल ब्रैकेट लगा रहा हूँ और कोई वैल्यू देता हूँ साथ में, तो ये मेमोरी क्रिएट होने के साथ तुरंत इसको इनिशियलाइज कर देगी बाय 22। मतलब मेमोरी क्रिएट हो गई और उस मेमोरी लोकेशन पे हमने डेटा कितना रख दिया 22। तो नॉर्मल ब्रैकेट में अगर हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टर वाला रोल प्ले करता है कि आपका डेटा इमीडिएट उसके लिए मेमोरी क्रिएट हो जाए और साथ में वैल्यू असाइन हो जाए। डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन। फ्लोट में भी अगर यही सब करना है आपको, ptr1 असाइंस न्यू फ्लोट
और वैल्यू दे दी 22.7। तो ये भी डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन आ जाए। यहाँ पर कैरेक्टर के लिए मेमोरी देना है, सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर लो, सिंगल कोट्स में इनिशियलाइज कर दो आप। तो ये तरीका होता है जब हम एक किसी इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व करते हैं। सिमिलरली अगर कोई क्लास होती है मेरे पास, सपोज एक क्लास है टेस्ट और हमने इसके प्राइवेट में डिक्लेयर कर दिया सपोज इंट a, b, c और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं अलग अलग। ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर मैं कोई क्लास स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ तो ये जो डेटा डिक्लेयर करा यही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। फंक्शन मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं क्या कहीं पर भी? तो फंक्शन कभी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करते। फंक्शन अलग मेमोरी में स्टोर होंगे और जो डेटा मेंबर है वो अलग मेमोरी में स्टोर होंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए हमने पढ़ा था दिस पॉइंटर, जो डेटा और फंक्शन को बाइंड करता है, अटैच करता है। क्लियर? अब इसको अगर मैं मेन में मेमोरी अलोकेट करूंगा तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया? टेस्ट स्टार ptr पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अरे ये अभी स्टैंडर्ड है, फ्लोट, कैर, इंट। अब ये कौन है? क्लास टेस्ट, क्लास एम्प्लॉय, क्लास स्टूडेंट। अगर मुझे इसके लिए डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करना है तो आप टेस्ट स्टार ptr एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दो और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या काम होगा? यहाँ पर ptr असाइंस न्यू टेस्ट। इस लाइन से क्या हो गया? अब हमने डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या हो गया? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये मैं आगे डिस्कस करूंगा डायनामिक ऑब्जेक्ट और डायनामिक कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस। डायनामिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? क्लास नॉर्मल है और मेन में हम किसका यूज़ करेंगे? पॉइंटर का। और डायनामिक कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे कब? जब क्लास में पॉइंटर होंगे, न्यू डिलीट होंगे और मेन हमारा कैसा होगा? नॉर्मल होगा। तो डिफरेंस मैं आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा ताकि आपको बहुत क्लियर समझ में आए कि डायनामिक ऑब्जेक्ट में कैसे काम करते हैं हम, डायनामिक कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल रोल क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सिंपली आप इतना समझो कि जब मैं न्यू डिलीट की बात करता हूँ तो न्यू के थ्रू मैं सिंगल इंटीजर, सिंगल फ्लोट, सिंगल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? दिस विल बी ए डायनामिक ऑब्जेक्ट। डायनामिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ptr के पास खुद की मेमोरी 1000 कुछ और ये रन टाइम पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें ए, बी और सी कई सारे वेरिएबल है और ये 2000 इस ptr ने स्टोर कर लिया। मतलब अब ये पॉइंटर जो है दिस विल पॉइंट टू द एंटायर ऑब्जेक्ट, किसी एक को पॉइंट नहीं करेगा वो। अगर कोई फंक्शन भी होंगे ना तो उनको भी कहीं एरो ऑपरेटर लेके हमको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि बात मैं करूँगा आगे कि पॉइंटर जब स्टैंडर्ड टाइप को पॉइंट करता है तो स्टार ptr यूज़ करते हैं हम, और पॉइंटर जब यूज़र डिफाइंड टाइप को पॉइंट करता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एरो ऑपरेटर। तो ये दोस्तों एक डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने एक एक बार वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो या फिर कोई क्लास हो। स्ट्रक्चर लेना चाहो वो ले सकते हो आप। क्लास मैंने टेस्ट ली सिंपल 3 इंटीजर को लेकर। आप एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अकाउंट, लोन, रियल वर्ल्ड की कोई भी क्लास डिफाइन कर सकते हो आप। क्लास डेफिनेशन नॉर्मल होगी। इन मेन प्रोग्राम वी कैन डिफाइन दिस पॉइंटर इन न्यू ऑपरेटर, सो दिस विल डिफाइन एज ए डायनामिक ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये एक एक बार हमने वेरिएबल क्रिएट करे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मुझे अगर एक से ज़्यादा बार वेरिएबल्स की नीड होगी तो डिफरेंस क्या होगा? मुझे 5-10 इंटीजर डिक्लेयर करना हो तो उसका तरीका क्या होगा ये समझते हैं अपन। तो अगर एक तरीके से बोला जाए कि मुझे डायनामिक अरे बनाना हो, एक्चुअल अरे डायनामिक होता ही नहीं, अरे स्टैटिक ही होता है। लेकिन अरे वाला जो फील है 5, 10, 50 इंटीजर अगर मुझे क्रिएट करना हो, हालांकि C++ डायनामिक साइज अरे अलाउ करेगा आपको कब? C++ 11 ऑनवर्ड्स। C++ 11 के पहले
हम स्टैटिक साइज के अरे क्रिएट कर पाते हैं, 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट पहले डिफाइन कर दिए, लेकिन फिर हम यूज़र से रन टाइम पर n ले लें और n के लिए मेमोरी अलोकेट कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी हमको मिलेगी C++11 ऑनवर्ड्स। क्लियर? ये ओल्ड C++ कंपाइलर में नहीं मिल पाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको डायनामिक अरे कब बता रहा हूँ यहाँ पर? डायनामिक अरे से मतलब है कि डायनामिकली ग्रुप ऑफ इंटीजर, ग्रुप ऑफ फ्लोट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट करना। तो उसका तरीका क्या होगा? अगर मुझे बोला जाए कि एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर दो और ptr इक्वल टू न्यू इंट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मैंने डिफाइन कर दिया 5। अरे सिंपल ब्रैकेट में मैंने इनिशलाइज करी थी वैल्यू को, ये डिफरेंस ध्यान रखना आप हमेशा। सिंपल ब्रैकेट मतलब इट विल इनिशलाइज द सिंगल वेरिएबल विद द वैल्यू, और जब ये ब्रैकेट आ गया रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, मतलब ये अरे को इंडिकेट करता है, ये ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ptr तो वही है, हमने डिक्लेयर कर दिया 1000, और जैसे ही 5 इंटीजर के लिए मेमोरी अलोकेट हो गई तो ये कॉन्सेप्ट वही हो गया हमारा पुराना। ये 100 से स्टार्ट हुआ, 104, 108, 112, 116 और 120, और ये 100 यहाँ आके स्टोर हो गया ptr के पास। अब यहाँ आप चाहो तो यूज़र से n ले लो, सी इन n की वैल्यू ले लो यूज़र से। जैसे यूज़र से कीबोर्ड से n लेंगे हम, उतने वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये जो अभी न्यू के थ्रू करके फिक्स लेंथ n एलिमेंट्स का अरे बना रहे हैं, ये C++11 में नॉर्मल तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और अभी हम समझ लें कि डायनामिक मेमोरी एडवांटेज, मेमोरी मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है, ये आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जब 5, 10, 50 इंटीजर के लिए आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका तरीका ये होगा कि 5 दे दो, 50 दे दो, n दे दो। अरे n आपने दिया 10, 20, 50, उसके अकॉर्डिंग ये उतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। दिस इज अगेन अ कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक, ये भी कंटीजियस अलोकेशन है पूरा। और ये कंटीग्यूअस अलोकेशन का मतलब क्या हो गया? विदाउट गैप पूरी 20 बाइट की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ये 50 होगा तो 50 इंटू 4, 200 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। एंड दिस स्टार्टिंग एड्रेस विल बी असाइन टू ptr। अब जब पॉइंटर यहाँ डेटा रखेगा तो तरीका क्या हो गया? इसमें डेटा रीड और राइट कैसे करेंगे हम? तो बहुत आसान है, हम लूप लगा लेते हैं नॉर्मल में। क्या करते हैं? i0 i लेस देन 5 या n जो लेना हो आपको, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी इन, और यहाँ हम ले लेंगे स्टार ptr प्लस आई। ये ptr प्लस आई वाली बात आपको याद होगा कि ptr फिक्स होगा 100 पे, 100 प्लस 0, 100 प्लस 1, तो ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्सेस करेगा। 100 प्लस 0 इज 100, तो जैसे मैं डेटा दूंगा सीन करके तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी 12, 15, 17, 45, 20। किसी भी तरह की 5 वैल्यू लूप में चलेंगी और 1 बाय 1 यू कैन रीड डिफरेंट डेटा। तो ये फ़ायदा हो गया कब? जब मुझे ग्रुप एलिमेंट के साथ मेमोरी क्रिएट करना हो। यहाँ लिख दूंगा फ्लोट स्टार ptr, ptr असाइन न्यू फ्लोट 5, तो ये 5 फ्लोटिंग वैल्यू के लिए मेमोरी अलोकेट कर देगा। अगर मैं टेस्ट क्लास का पॉइंटर लूँ और टेस्ट 5 लिख दूँ तो ये 5 डायनामिक ऑब्जेक्ट का अरे क्रिएट कर देगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ग्रुपिंग की बात आ रही कहीं पर भी तो ये तरीका है इसको रीड करने का। क्लियर? कैसा इनपुट लेना है ये समझ में आ गया अपने को। जब प्रिंट करने की बात होगी, सम करने की बात होगी, वो भी कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर सम को कर दूं 0 और फॉर इंट i0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस, और क्या कर लोगे? सम असाइंस सम प्लस, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। जो साथी नए होंगे वो थोड़ा सी में पॉइंटर को जाके रिकॉल
करना मैंने सबके साथ पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, अरे के साथ, स्ट्रिंग के साथ बहुत डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया है। जो भी साथी नए उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, पूरी सीरीज अरे और स्ट्रिंग की पॉइंटर के साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि अगर आप पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो अभी तक कहीं भी पॉइंटर को लेके कोई इशू नहीं आएगा। बहुत बेसिक लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है, शुरुआत है ये, बहुत डिटेल में हमने कवर किया हुआ। मेरा रिक्वेस्ट है जो साथी नए हो कम से कम वो पूरी सीरीज़ पॉइंटर स्टार्ट से लेके अरे स्ट्रिंग के साथ कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है सारा देखिएगा, आप समझिएगा उसको। तो ये तरीका हो गया कैसे मैं ग्रुप में या डायनामिक अरे को डील कर सकता हूँ। तो ये हमने मेमोरी क्रिएट करने की बात की अभी, किस कॉन्सेप्ट के साथ पूरी मेमोरी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कैसे इस कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे अपन। इसी के साथ एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, डिलीट। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, डायनामिकली मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। एक्चुअल जब मेमोरी स्टेटिकली एलोकेट होती है तो प्रोग्रामर को चिंता नहीं करना पड़ती, अपने आप मेमोरी क्रिएट होती है, अपने आप वो डिस्ट्रॉय हो जाती है पर्पस सॉल्व होते ही। लेकिन डायनामिक मेमोरी हमने प्लान करके क्रिएट करी, अकॉर्डिंग टू नीड क्रिएट करी, तो पर्पस सॉल्व होने के बाद हमको डायनामिक मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने की आदत डालना पड़ेगी। तो दोस्तों डिलीट ऑपरेटर बड़ा सिंपल ऑपरेटर है। रन टाइम पर आपको मेमोरी को रिलीज़ करना हो तो हम लोग डिलीट कीवर्ड के साथ में कर पाएंगे। तो डिलीट का फ़ायदा क्या हो गया, डिलीट और ptr, सो दिस विल डिस्ट्रॉय वन पॉइंटर लोकेशन, वन लोकेशन। तो ये जो पिछले प्रोग्राम जितने हमने पिछले केस लिखे थे अभी, इन सभी को अगर मेमोरी डिस्ट्रॉय करना हो काम होने के बाद तो आप सिंपली क्या कॉल कर लोगे यहाँ पे, डिलीट और ptr और सेमीकॉलन। चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, और या फिर ये सब काम होने के बाद डिलीट ptr, तो ये ऑब्जेक्ट भी डायनामिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये लोकेशन हट जाएगी, ptr अकेला बचेगा जो कि मेन फिनिश होने पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो डायनामिक वेरिएबल है ये डायनामिकली क्रिएट होगा और डिस्ट्रॉय होगा। ptr तो हमारा नेचुरल बना हुआ है, ये सिर्फ उस एड्रेस को होल्ड करेगा। तो समझ में आ रही बात, डिलीट बोलेंगे तो ये मेमोरी फ्री हो जाएगी, ये रहेगा। वैसे ही जैसे मैं यहाँ लिखूंगा डिलीट ptr तो उसने एक वेरिएबल को मेमोरी क्रिएट करी। अब अगर मुझे ग्रुप एलिमेंट के लिए मेमोरी डिस्ट्रॉय करना है तो इसका एक और सिंटेक्स होता है, डिलीट और फिर यहाँ आएगा साइन ब्रैकेट और देन ptr, तो ये पूरे ग्रुप के लिए मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये डायनामिक अरे को अगर मुझे डिस्ट्रॉय करना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर आपने डायनामिकली क्रिएट करें, इस सिंटेक्स का अगर आपने यूज़ किया है तो इसको फ्री करने के लिए फिर ये वाला सिंटेक्स काम होगा, इससे नहीं कर पाएंगे फिर अपन। सिंगल वेरिएबल होगा तो डिलीट ptr, एक वेरिएबल अगर आपने क्रिएट करा है, और अगर मैंने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को मेमोरी डिस्ट्रॉय करी है तो फिर इसके लिए डिलीट और ये ptr। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डायनामिकली ये मैंने सम का केस लिख दिया पूरा, यहाँ सी आउट लगा देना, एंटर एलिमेंट्स, और एन लेना हो तो 5 की जगह पे एन ले लेना, आप वही प्रोग्राम बना सकते हैं पूरा। इनपुट ले लिया, सम 0 करके हमने सम कर दिया, अब बाहर जाके सिर्फ सम को प्रिंट कर दो बस। सम प्रिंट हो गई, बाद में सबको एक साथ लिख दो मेन में, प्रोग्राम बन जाएगा। आप सारे प्रोग्राम बना लो जितने हमने सी में बनाए थे अरे को लेके। बस ये ध्यान रखना कि अरे डायनामिक नहीं होता है, अरे की डेफिनेशन स्टैटिक ही होती है। ये डायनामिक मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पर हमने मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिजर्व की है। तो यहाँ फीलिंग आपको वैसे ही आएगा, जब अरे को हम फंक्शन में पास करते थे तो पॉइंटर जैसा उसको डील करता था वैसा आपको डायरेक्टली डील करना पड़ेगा यहाँ पर। कई लोग लिखते भी हैं वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह पे कि डायनामिक अरे है, तो ये समझाने के लिए मैंने बोला है। टेक्निकली डायनामिक अरे करके कोई टर्म नहीं होती है, अरे स्टैटिक होता है जहाँ पर ना तो नई मेमोरी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कभी अरे में नहीं होते, वो होंगे लिंक लिस्ट में जब हम उसको डायनामिकली प्योर इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो ये जो केस है ये भी कैसा है, अभी एक बार हमने 5 एलिमेंट की मेमोरी बना ली, अब मुझे इनकेस नीड हो गई 5 को 8 करने की, 10 करने की, तो भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। या तो एन स्टार्टिंग में पूछ लो आप कितनी डिमांड है आपको, लेकिन मैं रैंडमली बोलते जाऊँ कि मुझे एक एक एलिमेंट इंसर्ट करते जाना है करते जाना है, तो ये कंसेप्ट वहाँ भी सूट नहीं करेगा। हम प्योर डायनामिक वेरिएबल की बात करेंगे उस केस में, लिंक लिस्ट। तो डीएसए में जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, चाहे वो सी से इम्प्लीमेंट करो, C++ से करो, जावा पाइथन से इम्प्लीमेंट करो, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब सी और C++ चूँकि स्टैटिक डायनामिक दोनों इम्प्लीमेंटेशन देती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम ज़्यादा बात करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं स्टैटिक और डायनामिक वेरिएबल के बीच में। तो दोस्तों बहुत सिंपल सिंटेक्स है, न्यू के थ्रू मेमोरी क्रिएट करना, एक वेरिएबल के लिए मेमोरी बनाना, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, एक ऑब्जेक्ट को डायनामिकली क्रिएट करना हो तो ये तरीका है, उसको डिस्ट्रॉय करना है तीनों केस में तो ये तरीका डिलीट PTR, अगर ग्रुप के लिए मेमोरी रिजर्व करना है तो ये सिंटेक्स आ जाएगा इंट ब्रैकेट में 5। इससे क्या हो गया, 5 इंटीजर का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया, स्टार्टिंग एड्रेस विल बी असाइन टू दिस PTR, और स्टार PTR प्लस आई के मॉडल से हम लोग उन सारी लोकेशन पे डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, वहाँ से डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ डेटा इनपुट हो रहा है और यहाँ आउटपुट या ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग डेटा के साथ में। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये चूँकि थोड़ा सा टाइम इसका ज़्यादा हो गया डिस्कस करते हुए, तो मैं इसका प्रैक्टिकल अलग से कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली पहले आप क्लियर कर लो, इन सारी बातों को हम प्रैक्टिकली इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप फ्रीली कॉन्फिडेंटली सब कुछ चला पाओ। तो सिंगल वेरिएबल को भी हम लोग डायनामिकली डील करेंगे और ग्रुप को भी, अरे लाइक वर्किंग अगर आप चाहते हो तो वो भी हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर अगर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। हम लोग क्वालिटी कंटेंट को लेकर, डिलीवरी को लेकर कमिटेड हैं। आपको सारा इतना डिटेल डिस्कशन, इतना डिटेल कॉन्सेप्ट शायद ही किसी चैनल पर उतनी मतलब क्लैरिटी के साथ पहले बोर्ड पे लिखना और फिर उसका प्रैक्टिकल करना, दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं मिलेगी। तो मेरा विश्वास है आप अगर चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा डिफरेंस आपके प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में, स्किल्स में, फाउंडेशन डेवलप करने में दिखेगा आपको। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।